बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। आज के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थ को। जी, वही ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको हम आज थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैंने कोर्स शामिल किया है वो हमारे CSS और PMS से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम इसको 10 to 15 मिनट्स में, तो क्या हम इसको पूरे साल में भी शायद इसको पूरा ना पढ़ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ की। हम देख लेते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका सोलर सिस्टम में कौन सा नंबर है। आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो अर्थ का हमारे सोलर सिस्टम में जो नंबर है वो थर्ड नंबर है, थर्ड इन सोलर सिस्टम। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, जो 8 हमारे पास प्लैनेट्स हैं उसमें ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसकी जो डेंसिटी है बाकी सब प्लैनेट से ज़्यादा है। इसके बाद आपको मैंने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पढ़ाए थे, उसमें भी इसका जो नंबर है अगर आप उसको देखें डेंसिटी के लिहाज से और साइज के लिहाज से तो वो सबसे बड़ा है। और आपको पता है अर्थ इज़ द ओनली प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अभी तक जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें अगर आप बात करें तो सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेस है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जिसपे हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं और उन मिलियंस ऑफ स्पीशीज में से एक इंसान भी है। अगर आप बात करें, अगर हम कार्बन डेटिंग करें तो हमें पता चलता है कि जो हमारी ज़मीन है वो 4.54 बिलियन ईयर्स अगो बन चुकी थी। जो ज़मीन को अल्लाह ताला ने बनाया था दैट वाज 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। अब ये कैसे पता चलता है? ये कार्बन डेटिंग और मुख्तलिफ तरीकों से पता चलता है। आपको पता है कि कार्बन जो कि किसी और फॉर्म का कार्बन में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी कार्बन रह गई है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। तो 4.54 बिलियन ईयर्स अगो कार्बन डेटिंग को आप डिटेल से स्टडी कीजिएगा। तो लेकिन ये बात याद रखिएगा, बेशक ज़मीन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, लेकिन इसके ऊपर जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी 1 बिलियन ईयर्स अगो। पहले क्या होता था? पहले हमारे पास ज़मीन के ऊपर ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि एनारोबिक होते थे। पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एनारोबिक होते थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती थी और वो बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रहते थे। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, दे लिव विदाउट ऑक्सीजन। फिर ऐसा हुआ कि एनारोबिक से हमारे पास एरोबिक ऑर्गेनिज्म आ गए, जो कि जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती थी। हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, अर्थ पे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ने बनाई, और यही वजह है कि हमारे पास बाद में ज़मीन के इर्द गिर्द एक ऑक्सीजन की लेयर लगी जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये O3 मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़मीन पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हुई। अब जो ओजोन लेयर होती है उसका ये काम क्या होता है कि जो सन के ऊपर से हार्मफुल रेज आ रही होती हैं वो उनको फिल्टर कर देती है, और जो हमारे लिए यूजफुल रेज होती हैं सिर्फ उसको आगे जाने देती है। अगर बात की जाए कि ज़मीन मज़ीद कितने साल तक लाइफ को सपोर्ट कर सकती है, तो यहाँ पे मैं बता दूं साइंसदानों ने ये तखमीना लगाया कि 500 मज़ीद मिलियन ईयर्स तक जो हमारी ज़मीन है उस पे लाइफ को सपोर्ट किया जा सकता है। ये ऐसे हालात हो सकते हैं कि 500 मिलियन साल बाद लाइफ एग्जिस्ट ना करे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ना है तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है कि आप लोग 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हमारे पास क्रस्ट होता है जो कि ऊपर की सतह है। नंबर 2 हमारे पास कोर होता है जो कि मिड वन प्लेस है, और लास्ट में हमारे पास होता है कोर जो कि उसका सेंट्रल पॉइंट है। तो क्रस्ट हमारे पास 2 तरह का होता है, एक ओशनिक क्रस्ट होता है, अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, और एक हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। मतलब एक मिट्टी जो समुंदर के नीचे होती है, और एक जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे हम कॉन्टिनेंटल कह देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में 7 बरे आज़म है। पहले कहा जाता है कि ज़मीन एक साथ ही थी, बाद में वो टूट टूट के 7 बरे आज़म बन गए।
उसके बाद मेंटल को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में। इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास बारी आती है कोर की, ज़मीन के सेंटर की। इंशाल्लाह ताला हम इसको भी अभी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं साथ साथ, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपको सीएसएस के पेपर में काम आएगा। मेरी कोशिश ये है कि जितने भी एमसीक्यूज इस टॉपिक में आते हैं वो मैं आपको साथ साथ करवा दूँ। तो यहाँ पे आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, आप काइंडली इसको नोट करते जाइएगा। ये एमसीक्यूज आपसे अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के कोर की, मतलब अर्थ के सेंटर की, कि सेंटर कैसा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक इनर कोर है और दूसरा आउटर कोर है। तो जो इनर कोर है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इनर कोर जो कि ज़मीन का सेंटर है वो बेसिकली हार्ड फॉर्म में होता है। इसमें हमारे पास आयरन होता है और निकल होता है। दिस इज इन सॉलिड फॉर्म, आयरन और निकल होता है। मैं भी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि इसमें ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होता है। इसके ऊपर जो हमारे पास इनर कोर के ऊपर जो आउटर कोर होता है, जिसकी लेंथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है, आउटर कोर बेसिकली सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, ये मेल्ट हुआ हुआ होता है। आउटर कोर मेल्ट फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें जो हमारे पास आयरन और निकल है वो फ्लो कर रहा होता है। आयरन और निकल हमारे पास फ्लो कर रहा होता है। जिस तरह से अब आप समुंदर को देखते हैं, समुंदर फ्लो कर रहा होता है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती, ये फ्यू किलोमीटर्स एक साल में फ्लो करता है। अब आप यहाँ पे एक बात सोच रहे होंगे कि जो अंदर है वो तो हार्ड फॉर्म में और जो ऊपर है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि जो ये वाला सेंटर वाला पोर्शन है इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जाके सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से अब आपको यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो ये इतना टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता कि ये मेल्ट हो सके। यहाँ पे हमारे पास 5500 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट हो जाता है। अब अगर जो यहाँ पे टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है लेकिन ये फिर भी सॉलिड होता है, उसकी वजह ये है कि इसको मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास इनर कोर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर चट्टानों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से वो मेल्ट नहीं हो पाता, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हालांकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन इसको मेल्ट करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं कि ज़मीन के अंदर ये लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। ये जो हमारे पास आउटर कोर है ये फ्लो कर रहा होता है, लिक्विड की तरह होता है ये। और कहा यह जाता है कि जो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आउटर कोर की वजह से ही आती है। मतलब जो आयरन फ्लो कर रहा होता है वो एक मैग्नेट क्रिएट करता है। आपको पता है ज़मीन के दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। हमारी ज़मीन है एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इवन हम अपने ज़मीन पे जो नेविगेशन करते हैं वो इसी मैग्नेटिक सिमत को देखते हुए करते हैं। और जो बहुत सारे परिंदे होते हैं, जैसा कि आपको पता है कबूतर के बारे में ये कहा जाता है कि उसके दिमाग में अल्लाह ताला ने एक जीपीएस सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, तो वो इसी नॉर्थ और साउथ पोल को देखते हुए अपनी नेविगेशन करता है। ये भी कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये नॉर्थ और साउथ पोल उलट थे, साउथ की जगह नॉर्थ था, नॉर्थ की जगह साउथ था। इसके ऊपर भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं मेंटल की, जो कि हमारे पास मिड लेयर, इसको आप समझ लें एक तरह से। मेंटल को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक हमारे पास अपर पोर्शन है और एक हमारे पास लोअर पोर्शन है। जो हमारे पास अपर पोर्शन है आमतौर पर उसको एस्थीनोस्फीयर भी कहते हैं। अपर मेंटल को हम एस्थीनोस्फीयर भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखते जाइएगा, आपके काम आएगी। इसको हम एस्थीनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ये भी जो हमारे पास एस्थीनोस्फीयर होता है, जो अपर मेंटल होता है, ये भी फ्लो कर रहा होता है। जिस तरह से हमारे पास हवा नहीं फ्लो करती हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इस तरह ये भी फ्लो करता है।
तो जो हमारे पास एस्थीनोस्फीयर होता है, यानी कि जो अपर मेंटल होता है, उसमें जो रॉक्स होती हैं वो कूल होती हैं, ठंडी होती हैं और ब्रिटल होती हैं। मतलब क्या कि अगर उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट जाएंगे। जिस तरह हमारा कप नहीं होता चाय पीने वाला, वो ब्रिटल होता है, वो प्रेशर अप्लाई करने पर टूट जाता है। और यही जो हमारे पास अपर मेंटल है, ये जलजले का बायस बनता है। अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर लगे तो ये अर्थक्वेक की फॉर्म में उसको आगे ट्रांसफर करता है। लेकिन जो लोअर मेंटल होता है वो सॉफ्ट होता है और हॉट होता है। जो लोअर मेंटल होता है वो सॉफ्ट होता है वो और हॉट होता है। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, सॉफ्ट और हॉट का ये मतलब नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये मोल्टन फॉर्म में नहीं होता। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर को बर्दाश्त कर जाएगा। ये ब्रिटल नहीं होता, ये टूटता नहीं है, प्रेशर अप्लाई करने पे ये टूटता नहीं है। आखिरी हम बात कर लेते हैं जो हमारा क्रस्ट है, जिसके ऊपर हम रहते हैं। क्रस्ट को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, अब क्रस्ट भी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट थिन होता है, जो समुंदर के नीचे जो सतह है, ऑब्वियस सी बात है समुंदर किसी चीज के ऊपर है। ओशनिक क्रस्ट बारीक होता है कंपैरेटिवली, ये थिन होता है, और ये जिस रॉक से मिलके बना होता है उसको हम बजोल्ट रॉक बोलते हैं या बेजल्ट रॉक बोलते हैं। ये बारीक होती है, इसकी आप कंपोजिशन पढ़ लीजिएगा कि बेजल्ट रॉक किस चीज से मिलके बनी होती है। और जो हम जिस कॉन्टिनेंट्स पे हम रह रहे हैं, सतह जमीन पे हम रह रहे हैं, उनको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और ये कंपैरेटिवली थिक होता है और ये बना होता है ग्रेनाइट से। जो ज्यादातर इसमें जो कंपोजिशन होती है वो ग्रेनाइट की होती है और ये कंपैरेटिवली थिक होता है एज कंपेयर टू ओशनिक रॉक। तो यहाँ तक था हमारा जो एक तरह से आप कह लें कि जो हमने CSS या PMS में पढ़ना है। इसके अलावा आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने इसको यहाँ पे कवर नहीं कर सका। तो आई होप कि आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि एज यू नो शेयरिंग इज केयरिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।